अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं नावल पढ़ रही थी बख्त, जिसके राइटर हैं मेहरुन्निसा। आइए पढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। हियर वी गो। 18 साल उमर हयात अपनी हैविक बाइक पर कॉलेज से घर जा रहा था। इसने कॉलेज यूनिफॉर्म पहन रखा था। धूप की तमाज़त से चेहरा तमतमा रहा था। इससे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी, जरा सी भी नहीं। नफीसा इसकी इसी आदत से परेशान थी, और अगर गर्मी में जरा देर को भी बाहर निकलता तो वापसी में यहाँ तो गुस्से से भरा हुआ आता, यहाँ पे निढाल। गुजरते वक्त के साथ इसकी कद काफी निकल आया था। इससे आंखों में संजीदगी उतर आई थी। बाल मजीद घने हो गए थे, हमा वक्त माथे पर गिरे हुए होते थे। इसके हाथ की नसें उभरी हुई थी। वो अपनी जिसामत की वजह से अपनी उम्र से 1-2 साल बड़ा ही लगता था। वो अपने घर से जरा दूर ही था जब एक गर्ल्स कॉलेज से गुजरते हुए एक लड़की इसकी बाइक के बिल्कुल सामने आकर ठहर गई। अगर वह बर वक्त बाइक को ना संभाल लेता तो आज इस लड़की या उम्र में से कोई एक ही बचता। वो हस्बे मामूल गुस्से में आ गया था। वो बाइक को स्टैंड पर लगाकर उतर आया था। अब वो इस लड़की के सामने खड़ा था। वो लड़की 4 रंग के अबाए में मलबूस थी। ये क्या हरकत थी बीबी, आपको देखकर चलना चाहिए। अगर आपको लग जाती तो हम दोनों कितनी मुसीबत में फंस सकते थे, आपको अंदाजा भी है। इसका लहजा तेज नहीं था, वो बस झुंझुलाया हुआ था। उमर मैं अक्सा हूँ। इस लड़की की बारीक सी आवाज पे उमर के तने साहब ढीले पड़े थे। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, अब तक घर क्यों नहीं गई? तुम्हारी छुट्टी को तो काफी टाइम गुजर गया है। अब की इसका लहजा नरम था। मेरी वैन वाला नहीं आया, आज सब लड़कियां भी चली गई हैं, मैं अकेली कैसे जाती? मैंने तुम्हें आते देखा तो सामने ठहर गई। मुझे बस साथ ले चलो प्लीज। वो रो देने को थी। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए रिक्शा करवाता हूँ, कोई परेशान मत हो, मैं यही खड़ा हूँ। इसने तसल्ली दी थी और रिक्शा ढूंढने के सड़क की जानी बढ़ने लगा था। अक्सर इसको पीछे से पुकारा था। नहीं उमर, तुम मुझे अपने साथ ले चलो, अब हम मुझे मारेंगे अगर जरा सी भी और देर हो गई। वो मेरा कॉलेज आना बंद कर देंगे, प्लीज तो मुझे अपने साथ ले चलो। वो अब रो देने को दी। उमर तसबस में पड़ गया। लेकिन मेरे पास तो बाइक है, मैं तुम्हें इस पर कैसे ले जाऊं? सारा मोहल्ला बातें करेगा। ये तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। नदीम भाई मुझे वैसे भी पसंद नहीं करता। उफ, अब तुम रो मत। वो अजीब सूरत हाल में फंस गया था। तुम्हें अल्लाह का वास्ता मुझे साथ ले चलो, अब हम मुझे मारेंगे। वो अब हिचकियों में रोते हुए बोल रही थी। अच्छा तुम रो मत, आ जाओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, लेकिन गली में पहुंचकर तुम्हें उतार दूंगा, आगे तुम खुद ही आ जाना। वो इतने ही में ही खुश हो गई थी। उमर ने अपना कॉलेज बैग अपने पीछे रख लिया था। इन दोनों के दरमियान मुनासिब फासला रहे। इसका इरादा था कि गली में पीछे पहुंचते ही अक्सा को उतार देगा, लेकिन शायद आज राजों से पर्दा उठने का दिन था। वो जैसे ही गले में दाखिल हुआ, नदीम सामने ही परचून की दुकान पर खड़ा था। उमर के पीछे बाइक पर अक्सा को बैठे देखकर इसका खून खोल उठा। उमर ने भी इसको देखा था, लेकिन रुका नहीं। इसने बाइक को सीधा अपने घर के सामने लाकर रोका था। अक्सा का घर साथ ही था। नदीम पीछे से बकता झुकता आ रहा था। अक्सा का खून खुश्क होने लगा था। तुम मुझे वहीं उतार देते उमर, अब्बा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब वो सख्त परेशान थी। तुम घर जाओ, नदीम भाई को देख लेता हूं मैं, वो संजीदगी से बोला था। तब तक नदीम भी वहां पहुंच गया था। उमर को देखते ही वो इसके करीब आया और खींचकर एक थप्पड़ उमर के चेहरे पर दे मारा। अब इसने एक और थप्पड़ मारने को हाथ उठाया था कि उमर ने बर वक्त इसका हाथ पकड़ लिया। इसका चेहरा सुर्ख हो गया था। जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी मुझ पर हाथ उठाने की? वो हुर्राया था और नदीम को दोनों हाथों से धक्का दिया था। उमर जवान था, सेहतमंद था। एक ही धक्के से नदीम को लड़खड़ाता हुआ दूर जा गिरा था। चीखा पुकार के बाद से मोहल्ले के लोग निकल निकल कर आ रहे थे। नदीम की बीवी सीने पर दोहरे हथरे मारकर लोगों को जमा कर रही थी। नदीम दोबारा उठकर आया था और उमर को गालियां बकने लगा था। अरे गंदा खून, न जाने कहां से उठा लाई है नफीसा, अभी हमारे घरों की इज्जतों पर हाथ डालने लग गया है। इसने मेरी बेटी को अगवा करने की कोशिश की है, मेरी बेटी की इज्जत पर हाथ डाला है। वो चीख चीख कर लोगों के हजूम का बता रहा था। बकवास करते हो तो, झूठ है ये सब। बस तुम्हारी बेटी को लिफ्ट दी है, पूरा मोहल्ला गवाह है, सबने इसको मेरे साथ आते देखा है। वो अपनी मर्जी से मेरे साथ आई थी, बुलाओ इसको, पूछो इससे। वो बरमी से बोला था। अरे तुम तो सब तो जानते हैं ना मेरी बेटी कैसी पारसा है, और ये तो है ही गंदा खून। अरे इसके माँ बाप क्या पता नहीं, न जाने कहां से उठा लाई थी नफीसा इसको। वो अब भी चीख रहा था, लेकिन उमर के कान साई साई करने लगे थे। मैं अपनी अम्मा का बेटा हूं। इसने इन लोगों से ज्यादा खुद को यकीन दिलाया था।
कौन सी अम्मा, कौन सी माँ? हाँ, तुझे तो कूड़े के ढेर से उठाकर लाई थी नफीसा। अल्लाह जाने किसका गुनाह हमारे सर थोप दिया। मेरी बेटी की इज्जत खराब कर दी। हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। इंशाअल्लाह अब मैं कहाँ हम जाएंगे? कौन करेगा हमारी बेटी से शादी? नदीम की बीवी अब जमीन पर बैठकर जोर जोर से चीख रही थी। नदीम अलग से उमर को गालियां दिए जा रहा था। सबको नदीम की बात पर एतबार था, किसी को भी उमर पर यकीन नहीं था। खाला कुछ नहीं हुआ तुम्हारी बेटी की इज्जत को, वो पाक है। खुदा की कसम मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस इसको लिफ्ट दी है। क्यों अपनी बेटी की इज्जत यहाँ उछाल रही हो? वो शरीफ लड़की है, कुछ तो खुदा का खौफ करो। वो गुस्से और अफसोस के मिले जुले तासरात लिए बोल रहा था, अपनी सफाई दे रहा था। इसको इस वक्त भी अंदर बैठी इस लड़की की फिक्र थी। नफीसा तो थी ही गालियां। इसी वक्त हजूम में किसी ने नफीसा को गाली दी थी और बस उमर के सब्र की हद खत्म हो चुकी थी। इसने नीचे पड़ी ईंट उठाई और इस आदमी को दे मारी। वो दर्द से दूरा होकर गिर पड़ा था, इसके सर से खून बह रहा था। उमर इसके ऊपर बैठकर इसको इसी ईंट के साथ मारे गया। जी माँ को गाली दी, जुर्रत कैसे हुई? तुम्हें जान से मार दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो जुनूनी सा हो गया था। हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में बोलने की? तुम सब लोग जलते हो मेरी माँ से। एक खुद मुख्तार औरत है वो, और यही बात तुम नहीं होती, इसीलिए इल्जाम लगाते हो मेरी माँ पे। कई लोग इसके हाथ से ईंट लेने की कोशिश कर रहे थे। वो इसको हटा रहा था, लेकिन वो जुनूनी बना इस आदमी को मारने जा रहा था। कोई नहीं जलता तुम्हारी माँ से, जाकर पूछ अपनी माँ से कौन है तेरा बाप, किसकी औलाद है तू? यहाँ मर्दानगी दिखा रहा है। इतना मर्द है तो जाकर अपने बाप का पता लगा। बल्कि तेरे जैसों के तो ना जाने कितने बाप होते होंगे। नदीम में जहर उगला था। उमर खून से तर हाथों के साथ उठा था और जख्मी शेर की तरह नदीम पर झपटा था। लाते मुक्के थप्पड़, इसको जो समझ आता इसको मारे जाता। वो कराटे चैंपियन था। इसने कई और ऐसे कोर्सेज कर रखे थे जो वो बाकायदगी से जिम जाता था। इन लोगों से निपटना इसके लिए इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन वो इनकी जुबानें नहीं बंद कर सकता था। हजूम में से कई लोग इसकी माँ के बारे में भी बात कर रहे थे। कोई इसके बाप का पूछ रहा था तो कोई गाली दे रहा था, लेकिन वो बस यही पुकारे जाता, मैं उमर हयात हूँ, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, तुम सब झूठे हो। इसके घर का दरवाजा तोड़ो, निकालो इसकी माँ को बाहर, आज देख लेंगे इसको भी। ये नदीम का भाई था जो उमर के घर के दरवाजे की जानी बढ़ा था। सिंध के लोगों में किसी के घर का दरवाजा तोड़ना या घर में घुसना बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। इस पे कत्ल तक हो जाते थे। ये इनकी इज्जत का मामला बन जाता था। उमर ने नदीम को दूर धकेला था, अब वो इसके भाई की जानी बढ़ा था। मेरे घर के दरवाजे को हाथ मत लगाना, वो हुर्राया था। क्यों? तेरी वो गाली, माँ को घर क्यों छुपा बैठी है? सरा निकल कर आए ना, हम भी तो इससे पूछें, तेरे जैसा बदजात कहाँ से उठा कर लाई? किस बाप का खून है तू, या फिर कितने बाप हैं तेरे? वो बके गया। इसने जैसे ही उमर के घर के दरवाजे को हाथ लगाया था, उमर एक ही जस्ट में इस तक पहुंचा था। इसका वही हाथ इसकी कमर की जानिब मोड़कर इतनी जोर से झटका दिया था कि हड्डी टूटने की आवाज आई थी। नदीम सड़क पर पड़ा कराह रहा था। इसकी बीवी इसके पास बैठी उमर और नफीसा को बद्दुआएं दे रही थी। जिस आदमी ने नफीसा को गाली दी थी, इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। नदीम के भाई का बाजू टूट गया था, लेकिन उमर का गुस्सा किसी तौर खत्म नहीं हुआ था। वो अब अपने दरवाजे पर खड़ा था, किसी मुहाफिज की तरह। वो वहां खड़ा हुर्रा रहा था, मैं उमर हयात हूँ, नफीसा हयात का बेटा। यही मेरा खानदान है, यही मेरा नाम है। अपनी माँ का बेटा हूँ मैं। खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ, मैं नदीम की बेटी से किसी किस्म की कोई बदतमीजी नहीं की। मैंने इसकी इज्जत पर हाथ नहीं डाला। वो पाक है, बाकिरदार है। तुम लोगों को अगर यकीन नहीं आता तो यही सच है, और अगर नहीं आता तब भी यही सच है। आज से कई साल पहले नफीसा भी अपने दरवाजे पर खड़ी होकर इसी तरह दहाड़ रही थी। आज वह मंजर एक बार फिर ताजा हुआ था। इसी वक्त पुलिस मोबाइल वहां आकर रुकी। 3-4 सिपाही और एक ASI मुस्तैदी से पुलिस मोबाइल से बाहर निकले थे। मोहल्ले वालों ने शोर मचाकर हंगामा खड़ा कर दिया था। उन्होंने पुलिस से उमर को गिरफ्तार करने को कहा। पुलिस के पूछने पर यह उमर ने बस इतना ही कहा था, इन लोगों ने मेरी माँ को गाली दी है, मैंने इनको मारा है, मैं कबूल करता हूँ। वो संजीदगी से कहकर पुलिस मोबाइल में बैठ गया था। जख्मी को अस्पताल ले जाया जा रहा था। उमर के हाथों पर अब भी खून लगा हुआ था। इसकी वर्दी पर भी खून के छींटे थे। थाने में ले जाकर इसको लॉकअप में बंद कर दिया गया था, लेकिन FIR नहीं काटी गई थी। पुलिस ने इससे किसी को फोन पर बुलाने को कहा था। इसने जरी को कॉल करवाई थी। जरी को आए भी 2 घंटे हो गए थे। वो आकर जा भी चुकी थी, लेकिन नफीसा को कोई अता पता नहीं था।
दोपहर से रात हो गई थी और फिर तकरीबन रात के 10 बजे नफीसा आई थी। इनके साथ कोई आदमी भी था, उम्र 45 या 50 के करीब, सूट बूटेड। वो आदमी कोई आला ओहदेदार लगता था। एसएचओ बहुत अदब के साथ इस आदमी से बात कर रहा था। साईं, इस लड़के पर इक़दाम कत्ल और रेप केस बनता है। पूरा मोहल्ला गवाह है इस बात का। इसने वहाब नामी आदमी को इतना मारा है कि वो मरते मरते बचा है। इस लड़की का बाप इसने इसकी हड्डी पसली एक कर दी और इस लड़की के चचा का बाजू तोड़ दिया। साईं, खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी कर रहा था ये लड़का। वो तो आपके हुक्म पे हमने एफआईआर नहीं काटने दी, वरना मोहल्ले वाले तो इतने मशल थे कि मेरे 10 अफसर भी इनको संभाल नहीं पा रहे थे। वो तो चाहते थे कि मैं इन लड़कों को इसके हवाले कर दूं ताकि वे उसको भी इसी तरह मारे जिससे इसने इन लोगों के अजीजों को मारा है। वो बात को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे थे। वो ये साबित करना चाहते थे कि वो इन पर कोई अजीम एहसान कर रहे हैं ताकि मुस्तकबिल में अपने काम निकलवा सकें। अगर इन लोगों में इतना ही दम होता तो इस वक्त दिखाते ना। अब इनकी मिसालें खाली बर्तन जैसी हैं, वो बस शोर ही कर सकते हैं। और बात अगर केस की है तो मैं करती हूँ इन पर केस। बात अगर एफआईआर की है तो काटे मेरी एफआईआर। लिखें, नदीम नामी शख्स अपने भाई वहाब के साथ मेरे घर में चोरी करने घुसा। जब मेरे बेटे ने इनको पकड़ा तो उन्होंने शोर मचाया और मेरे बेटे पर जाति का इल्जाम लगा दिया। इस वक्त मेरे घर में 5 लाख कैश, 10 तोला सोना गायब है। और वो तीसरा आदमी, इस पर लिखें, अब वो तीसरा आदमी हर दूसरे दिन कोई ना कोई औरत उठाकर लाता था। वो अपने घर में अयाशी करता था। इसका घर मेरे घर के बिल्कुल साथ है। मेरा घर आज बंद था, मैं शहर से बाहर थी और आज मेरा बेटा कॉलेज गया हुआ था। तो इस आदमी ने ये मौका गनीमत जाना और यही अमल मेरे घर में दोहराया। इस अमल में नदीम और वहाब दोनों शामिल थे। तो जब मेरा बेटा घर आया, इस आदमी को यही अमल करते देखा तो वो मुश्तल हो गया और जब इसको घर से निकालने लगा तो इसने मेरे बेटे पर ही हमला कर दिया। और फिर मेरे बेटे ने जो कुछ भी किया वो सेल्फ डिफेंस में किया। और रही बात इस लड़की की, तो लिखे वो लड़की रोज मेरे बेटे को मोहब्बत भरे रुके भेजती थी और इसके वर्गलाने की कोशिश करती थी। और जब मेरे बेटे ने इसकी पेशकदमी को ठुकरा दिया तो वो लड़की इनके ओछे कंधों पर उतर आई। वो दबा दबा सा घुरा रही थी। बीबी बीबी, खुदा का खौफ करो, वो लड़की बाकिरदार है। एसएचओ ने इनको टोका था। और मेरा बेटा वो बदकिरदार है। वो मर्द है तो इसका ये मतलब कि वही गुनाहगार है। खूब कही आपने। अगर बात मेरे बेटे के किरदार पर आई तो सारे मोहल्ले को बदकिरदार साबित कर दूंगी मैं। एक एक को थाने में घसीटूंगी। समझ क्या रखा है मुझे? अदालत में खड़े होना छोड़ा है मैंने। मेरे अंदर से अदालतों में होने वाली मकारी नहीं गई। मुझे कानून मत सिखाएं। और कोई है बाकी? किसी और को कोई तकलीफ है मेरे बेटे से? वो इनको देखते हुए चपा चपा कर पूछ रही थी। बीबी, आप क्या चाहती हैं? अब एसएचओ को गोया आजिज आ गया था। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बेटे को मेरे साथ जाने दिया जाए, इसके खिलाफ कोई एफआईआर ना काटी जाए और इस सारे मामले में इसको निकाल दिया जाए। मोहल्ले वालों से सुलहनामे पर दस्तखत चाहिए मुझे। दंड, डेट, कसास, जुर्माना सब भरने को तैयार हूँ मैं। इनके अस्पताल के बिल्स अदा करने को तैयार हूँ मैं। जो कुछ मेरे बेटे ने किया इसका कफारा इससे हो जाएगा। नफीसा, आप इत्मीनान रखें, सब हो जाएगा। मैं आपके साथ हूँ। हम जैसे दोस्तों के होते हुए आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो सुटुट आदमी इस सारे वक्त में पहली बार कुछ बोला था। हम दोस्त नहीं हैं कर्नल मोहम्मदीन साहब। मैंने उंगली से सीने पर दस्तक दी थी। आपको ऐसे 1000 मसलों से निकाला है और अब आप मेरे बेटे को इस सारे मैस से निकालेंगे। मैं बाहर अपनी गाड़ी में बैठी हुई हूँ। मेरा बेटा 10 मिनट में मेरे साथ गाड़ी में होना चाहिए। वो नर्म मगर 2 टोक लहजे में बोलकर बाहर चली गई थी। उमर से मिली तक नहीं थी और फिर 10 मिनट बाद उमर इनके साथ गाड़ी में बैठा था। वो ना डरा हुआ था ना उदास था। इसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, बस खामोशी थी, सर्द महरी थी, तूफान से पहले की खामोशी। यूसुफ सुल्तान के कमरे में एक बार फिर अदालत लगी थी। वो भी सुबह सुबह अभी मेहर, हाले और हसन सो रहे थे जब दादाजान ने घर के सारे बड़ों को अपने कमरे में बुलवाया था। हसीना और फरवा सोफे पर बैठी थी जबकि शम्स और मिराज एक दूसरे के सामने कुर्सियों पर बैठे थे। मिराज जरा निडाल से लगते थे जबकि शम्स बेबसी और गुस्से से गैर आरामदा से बैठे थे। कल शाम तुमने कंपनी के तमाम मुलाजमों के सामने अपने भाई पर हाथ उठाया मिराज, मैं वजह जान सकता हूँ? चंद एक गैर जरूरी बातों के बाद यूसुफ सुल्तान ने बारह लहजे में सवाल किया था। बाबा जान, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ मेरे दोनों बच्चों को यहाँ बुलाया जाए। मैं इनके सामने सारी बात करना चाहता हूँ। ये बातें बच्चों को बीच में बिठाकर नहीं की जाती मिराज, ये बड़ों के मामले हैं। तुम मुझे जवाब दो, किसने तुम्हें यह हक दिया? तुम मेरे बेटे और अपने छोटे भाई को इस तरह जलील करो। अब की बार इनका लहजा सख्त था। बाबा जान, शम्स ने मेरी इजाजत के बगैर
मेरी जमीन का सौदा कर दिया। और मुझे इस बात पर गुस्सा आ गया, लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे शम्स पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं माजरत करता हूँ। वो नरमी से बोलकर खामोश हो गए थे। लेकिन शम्स ने सिर्फ बात की थी, सौदा नहीं। और अगर तुम अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकते तो तुम्हारे लिए बेहतर है घर में बैठ जाओ। कंपनी में 1000 मामला ऐसे होते हैं जिनको ठंडे दिमाग से हल किया जाता है। तुमने उठते ही अपने भाई पर हाथ उठा दिया। ऐसा भी क्या है इस जमीन में? अगर इसका अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो बेच दो। बाबा जान, मैं वो जमीन हरगिज नहीं बेचूंगा। मैंने 2 साल इस जमीन को खरीदने के लिए तलवे घिसाए हैं। अव्वल तो इसका मालिक राजी नहीं था, और जब वो राजी हुआ मेरे पास इतनी रकम नहीं थी। तब मैंने मस्जिद में जाकर अल्लाह से दुआ की थी, अगर मुझे ये जमीन मिल जाए तो मैं इस पर एक और भलाई का काम करूंगा। मैं इस पर एक ओल्ड एज होम बनवाऊंगा। फिर अल्लाह ने अपने गैब के खजाने खोल दिए। इसी दिन मेरे पास कहीं से इतने पैसों का इंतजाम हो गया कि मैं वो जगह खरीद सकूं। और अब जब मैं अल्लाह से वादा कर चुका हूं तो मैं इस वादे को किसी सूरत नहीं तोड़ सकता। चंद पैसों के लिए तो हरगिज नहीं। फूल अगर मुझे 1000 गुना भी दें तब भी मैं जमीन का सौदा, हेवन का सौदा नहीं करूंगा। आखिरी अल्फाज तोड़ तोड़ कर अदा किए गए थे। और उन्होंने जो आपको धमकी दी है, इसका क्या भाईजान? अगर वो लोग इन ओछिया तो गंड पर उतर आए तो आप क्या करेंगे? कैसे बचाएंगे अपने घर की इज्जत और अपने बच्चों को? जमीन के एक टुकड़े के लिए अपनी औलाद कुर्बान कर देंगे? ये अल्फाज शम्स के थे। वो असल में यूसुफ सुल्तान तक धमकी की बात तक पहुंचाना चाहते थे। क्या मतलब है तुम्हारी बात का शम्स? मुझे पूरी बात बताओ। साफ साफ अल्फाज में क्या कहा है उन्होंने? यूसुफ सुल्तान गुस्से से बोले थे। महराज पर सुकून थे, जैसे इनको किसी बात के खुलने का डर ही ना था। बाबा जान, इन लोगों ने भाई से कहा है अगर उन्होंने हेमन और इससे मुलाका जमीन इनको ना बेची तो वो लोग हेमन में रहने वाले 18 से कम उम्र के तमाम बच्चों के खानों में जहर मिला देंगे और 18 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को ड्रग्स पर लगा देंगे। और ये काम इनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। इनको बस वहां काम करने वाले चंद लोगों को खरीदना होगा। अगर इसके बाद भी बात ना बनी तो वो लोग भाईजान के बच्चों तक भी जा सकते हैं। मैंने तो बस अपने घर के बच्चों को बचाने के लिए किया था सब कुछ, लेकिन भाईजान मुझे हमेशा कमअकल ही समझते हैं। उन्होंने सारे जहां की खैरख्वाही का जिम्मा गोया अपने सर ले रखा था। उन्होंने हमारे घर के बच्चों का नाम लिया और तुम खामोश रहे। क्या कोई गिरे पड़े हैं हम लोग? वो शायद जानता नहीं है हमें। अगर आज मैं अपनी पर आ गया तो इस मिर्जा के सारे खानदान को तबाह कर दूंगा। अब तो ये मेरी जिद है। जाओ उस मिर्जा से जाकर कहो नहीं बेचता इस जमीन को, ना हेमन का सौदा होगा, और जो कर सकता है कर ले। अगर मेरे बच्चों को खराश भी आई तो मैं इसकी नस्लों को खत्म कर दूंगा। अभी वह सुल्तान से वाकिफ नहीं है। यूसुफ सुल्तान तैश में आ गए थे। शम्स ने ये कब चाहा था वो फौरन से बोले थे। बाबा जान आराम से, हमारे बच्चों की बात इन लोगों से नहीं की, बस एक इशारा दिया था। और एक जमीन ही तो है, इस मोटी खोपड़ी के आदमी को चाहिए तो दे देते हैं। ये जमीन अब इसकी जिद बन गई है। बाबा हमारे लिए बेहतर यही है कि हेमन और जमीन का सौदा कर लें। इस यतीम बच्चों का क्या है, कहीं और शिफ्ट कर देंगे इनको। कम से कम हमारे बच्चे तो सेफ रहेंगे ना। शम्स, अगर मेरे बच्चों की मौत इस मिर्जा के हाथों लिखी है तो ठीक है, वो आए और इनको मार दे, लेकिन मैं अपनी प्रॉपर्टी का सौदा नहीं करूंगा। वो चबा चबा कर बोले थे। अगर मेरे बच्चों की जिंदगी लिखी है तो कोई भी इनको एक खराश भी नहीं पहुंचा सकता। और अब मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। अब अगर कोई बात होगी तो मेरे बच्चों के सामने होगी, क्योंकि मैं हेमन को अपने बच्चों के नाम कर रहा हूँ। इनका लहजा दो टोक था। मिराज, मैं चाहता हूँ कि पावर ऑफ अटर्नी शम्स को दे दो। वैसे भी अगर तुम अपना गुस्सा नहीं संभाल सकते तो तुम्हें चाहिए कि कुछ दिन आराम करो, घर पर रहो या कहीं घूम आओ, लेकिन इन मामला से दूर रहो। वो जमीन और यतीम खाना तुम इसको बेचो या आग लगाओ, लेकिन अगर इसकी वजह से मेरे बच्चों को कोई नुकसान हुआ तो मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगा। इनका लहजा हतमिया था। फरवा शम्स के चेहरे पर इत्मीनान से उतरी थी। क्या शम्स को अटर्नी देने का मकसद और वजह सिर्फ यही है? इनका लहजा चुपता हुआ सा था। यूसुफ सुल्तान के चेहरे पर साया सा लहराया था। मंजर तब्दील हुआ था। सुबह की सफेदी की जगह रात के अंधेरे ने ले ली थी। जिस सोफे पर इस वक्त फरवा और हसीना बैठी थी, इस तब्दील हुए मंजर में इसी सोफे पर हसीना की जगह यूसुफ सुल्तान बैठे थे। सामने फरवा थी। मतलब तुम ये चाहती हो मैं अपनी सारी जायदाद की पावर ऑफ अटर्नी शम्स को दे दूं? तब तुम हाले और सफीर के रिश्ते के लिए रजामंदी दोगी, और अगर मैं ऐसा ना करूं तो क्या करोगी? सफीर की शादी में तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी करवा सकता हूं। फरवा की पूरी बात सुनने के बाद वो तहम्मुल से बोले थे।
जी बाबा जान, मैं यही चाहती हूँ। और हाँ, मैं जानती हूँ आप मेरी गैर मौजूदगी में सफीर की शादी कर सकते हैं, लेकिन आप करेंगे नहीं, क्योंकि आप किसी किस्म की बदमिजगी नहीं चाहते। आप ये नहीं चाहते कि आपके गांव से आए हुए रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके बिजनेस पार्टनर्स, आपके अजीज ये समझे कि यूसुफ सुल्तान बहू को शादी के लिए राजी नहीं कर सके। आप अपना भर्म रखना चाहेंगे। आप ये नहीं चाहेंगे कोई ये सोचे कि यूसुफ सुल्तान की सो कॉल्ड हैप्पी फैमिली में दरार आ गई है। अगर आपको अपना भर्म रखना है तो मेरी बात माननी होगी। इनका लहजा हतमिया था। मैं अटॉर्नी सफीर को दे देता हूँ। उन्होंने एक और हल निकाला था। काम ऑन बाबा, अगर आप मुझे बेवकूफ समझते हैं तो वह मैं हूं नहीं। मैंने शम्स का नाम लिया है, सफीर का नहीं। आप बस ये बताएं आपको मंजूर है या नहीं। वो गोया बेजारी से बोली थी। यूसुफ सुल्तान ने एक गहरी सांस भरी थी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, लेकिन अगर इसके बाद किसी भी किस्म की कोई बदमिजगी हुई तो अच्छा नहीं होगा। फरवा दिल से मुस्कुराई थी। बस अब एक और शख्स, एक और तुरुप का पत्ता, बस एक और चाल, एक और आधा अधूरा सच, और बाजी पलट जाती। मंजर तहरील हुआ था। अब यूसुफ सुल्तान के सामने मिराज और शम्स बैठे थे। तुम्हें अपने बाप के फैसलों पर शक है मिराज? मुझे मंजूर है बाबा जान, जैसा आप चाहें वैसा। वैसे भी कंपनी आपकी है, मेरी नहीं। और कोई बात करनी है आपको? मिराज, तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए हैं, हाले की शादी की उम्र है, हसन की पढ़ाई है। तुमने कौन सी प्रॉपर्टी बनाई है? तुम्हारे पास अपना है ही क्या सिवाय इस 2 टके की जॉब के? और हेवन प्रोजेक्ट मिर्जा को ना सही, लेकिन अगर हेवन अच्छी कीमत पर बिकता है तो बेच दो। अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाओ, इनका साइशात दो। बाबा जान ने इनको समझाना चाहा था। इनका मुस्तकबिल वो लोग खुद बना सकते हैं बाबा। मेरे बच्चों की तरबियत मैंने ऐसी नहीं की कि वो बाप की तरफ से मिलने वाले विरसे पर बैठे रहें। मैंने इनको हाथ पैर मारना सिखाया है, मैंने इनको गुर सिखाए हैं, मैंने इनकी तरबियत की है। वो मेरे बच्चे हैं बाबा, मेरा खून है। इनको सब पता है कि उन्होंने सरवाइव कैसे करना है, उन्होंने खुद को कैसे मनवाना है, इनकी सलाहियत क्या है। वो अपनी दुनिया खुद बना सकते हैं। मैं इनकी आखिरत का सामान करना चाहता हूँ। अगर इन दोनों ने हेवन प्रोजेक्ट के बगैर किसी मुफाद या लालच के सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए चलाया तो इनकी आखिरत संवर जाएगी। वो दुनिया संवार लेंगे, सब बच्चे संवार लेंगे, इनकी आखिरत संवर जाएगी। मेरे लिए यही बहुत है। वो नरमी से बोलकर खामोश हुए थे। मैं तुम्हारी बातें ना पहले समझ सका हूँ ना आज समझूंगा। खैर, मुझे ये कहना है कि 10 दिन बाद हाले की सालगिरह है और मैं चाहता हूँ इसी रोज सफीर और हाले का निकाह कर दिया जाए। फरवा और शम्स को कोई एतराज नहीं है। हाले से मैं बात कर लूंगा। क्या तुम मेरे फैसले से इत्तेफाक करते हो? वो मिराज को देखते हुए पूछे थे। नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन हाले से बात करनी होगी। मिराज सुल्तान संजीदगी से बोले थे। लेकिन बाबा जान, बहुत से काम करने वाले हैं, अभी तो हमारी कोई तैयारी भी नहीं है। कुछ वक्त तो चाहिए होगा हमें। हसीना सारे वक्त में पहली बार बोली थी। भाभी, सब कुछ मिलकर कर लेंगे, परेशान ना हो आप। फरवा मुस्कुरा कर बोली थी। बाकी किसी को कोई एतराज नहीं था। यूसुफ सुल्तान जैसे खिल उठे थे। इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। उन्होंने खुश तो होना ही था। मिराज खामोशी से उठ खड़े हुए थे। इनका दिल बोझल सा था। वो जब लाउंज में आई तो हसन किसी अखबार में मुंह दिए बैठा था। इसके पास और भी बहुत से अखबार इकट्ठे कर रखे थे। वो एक अखबार को खंगालता और फिर वापस रख देता। वो अपने काम में इतना महर था कि हाले की आमद का भी पता न चल सका। ए छिले हुए आलू, ये तुम्हारे अखबार पढ़ने का शौक कब से जाग गया? वो धड़ से इसके बराबर सोफे पर बैठते हुए बोली थी। इसने सब्ज रंग की घुटनों तक आती शर्ट के साथ सब्जी बड़े बड़े पाइचों वाली शलवार पहन रखी थी। बाल जूड़े में बांध रखे थे। स्या आंखों में अब भी नींद थी। देख रहा हूँ चची जान की खुदकुश धमाके की खबर कहाँ छपी है। चलो धमाका न सही, कैसे खुदकुशी की यही छाप देते। लेकिन नहीं, इन अखबार वालों से कुछ होगा ही नहीं। वो इतने संजीदा अंदाज में बोला था कि हाले ने इसको घूर कर देखा था। भला चची क्यों करेंगी ऐसा, बदतमीज, इसने घर घूर कर कहा था। तुम्हारी और सफीर की शादी की डेट फिक्स हो गई है। उन्होंने तो मरना ही है, या फिर कल की अखबार में तुम्हारे मर्डर्स की न्यूज छपेगी। लेकिन ये तो तय है फरवा खानम, ये शादी नहीं होने देंगी। वो चमकती आंखों से मुस्कुराहट दबाकर बोला था। अल्लाह अल्लाह, कितना फजूल बोलते हो तुम। शादी होगी, तुम सब देखोगे। वैसे मुझे अभी शादी करनी ही नहीं थी, लेकिन मैं क्या करूं। कल दादा जान ने मुझे बहुत फोर्स किया है। इनकी खुशी के लिए मुझे मानना पड़ा। वो अपसेट लगती थी। एक बात कहूं हाले, तुम सफीर भाई से शादी ना करो। वो एकदम संजीदगी से बोला था। हाले ने सर सोफे की पुस से टिका लिया था और थोड़ी देर बाद जब बोली तो इसकी आवाज में थकान सी थी।
क्यों ना करूं? कोई वजह तो होगी। शायद वो खुद को भी कोई तुझे पेश करना चाहती थी। तुम बातें मनवाने की आदी हो, तुम बॉस लेडी हो सफीर भाई, और तुम्हारी बनेगी नहीं। तुम इनके साथ एक बेरंग जिंदगी गुजारोगी। हारून, तुम इनके साथ बहुत खुश रह सकती हो। हाले वो तुम्हारी बातें मानने का आदी है, इसको तुम्हारी सुनना अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से वो तुम्हारे लिए बेस्ट है, लेकिन फिर भी जो तुम चाहो। इसने कंधे उचकाए थे। हाले खामोश रही, कुछ बोली नहीं। इसी वक्त हारून भी गुनगुनाता हुआ लाउंज में दाखिल हुआ था। हाले ने इसको देखा था। इसके होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट आई थी। हाले ने इसे नोट नहीं किया। वो इसी तरह गुनगुनाता हुआ इसके पास आकर बैठ गया था। क्या हुआ है कजन, इतनी अपसेट क्यों हो? वो हशाश बशाश सा बोला था। हसन, जाओ नरगिस से कहो हारून के लिए कॉफी लेकर आए। हाले जवाब देने की बजाय हसन से बोली थी। साफ साफ कहो, अपनी बात में मुझे शामिल नहीं करना चाहते। मैं महजब तरीके से उठ जाता हूँ। वैसे भी बहन, हमारी आदत नहीं है किसी सुनगुन लेने की। हम तो बस अपने काम से काम रखते हैं। वो मोहल्ले की फसादन आंटियों की नकल उतारता हुआ बोला था, लेकिन हाले की जानिब से कोई जवाब ना पाकर खामोशी से उठ गया था। अब क्या हारून को परेशानी हुई थी? कुछ हुआ है क्या हाले, मुझे बताओ। इस सफीर ने कुछ कहा है? कुछ बोलो भी। इसकी ग्रे आंखों में फाजिया फिक्र थी। वो मुझे तंग करने लगा है हारून। पता नहीं क्यों मुझे लगता है जैसे मुझसे गलती हो गई है। मैं जल्दबाजी कर बैठी हूँ। ये वो सफीर नहीं जिसको मैंने पसंद किया था, जिससे मैं शादी करना चाहती थी। तुम्हें पता है, रात उन्होंने मुझसे इतना शाउट किया जस्ट बिकॉज मैंने इनकी कॉल नहीं पिक की। इनको लगता है मैंने जानबूझकर ऐसा करती हूँ ताकि मेरी वैल्यू बढ़े। और बाबा और चचा के बीच जो कुछ भी हुआ, इस बारे में मुझे बाबा से बात करनी चाहिए। ये इन दोनों भाइयों का मसला है, मैं क्यों बीच में पड़ूं? कल इस 40 मिनट की कॉल पर उन्होंने इतना कुछ बोला कि मैं शक में मुब्तला हो गई हूँ। वो शराब पीते हैं, इनकी कई लड़कियों से दोस्तियां हैं। हम दोनों बहुत अलग हैं। मुझे लगता है मैंने एक गलत इक्वेशन में फंस गई हूँ। मैं क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आता। वो आंखें बंद किए सर को सोफे की पुर्से टिकाए बोल रही थी। हारून बस इसको देख कर रह गया। इसको छोड़ दो हाले, खत्म कर दो ये ताल्लुक। आगे जाकर वो तुम्हें बहुत हर्ट करेगा। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, इसने खुद ये बात कही मुझसे। तो मेरा यकीन करो, वो बस तुमसे मुतासिर हुआ है और कुछ नहीं। वो बस तुम्हें और कुछ और भी वो कहता। किसी अपने अकब से आने वाली आवाज पर खामोश हो गया। ओह, तो ये क्लासेस तुम इससे लेती हो? ग्रेट। इस आवाज पर हाले करंट खाकर सीधी हुई थी। सफेद लाउंज के दहाने पर खड़ा चुपती नजरों से इन दोनों को देख रहा था। तुम हमारी जाती बातें इसको बताती हो, और ये इसकी इतनी जुर्रत कि ये तुम्हें मेरे खिलाफ बहकाए। हाले, अफसोस हो रहा है मुझे तुम पर। मैं तो यहाँ तुमसे रात की सारी बातों से माफी मांगने आया था, और तुम यहाँ मेरे ही खिलाफ महाज को ले बैठी हो। सफीर, बात को गलत रुख मत दें। हम बस बात कर रहे थे, और मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो किसी की बातों में आ जाऊंगी। वो नरमी से बोली थी। वो इस वक्त झगड़ा नहीं चाहती थी, जबकि हारून उठ खड़ा हुआ था। मैं चलता हूँ, तुम दोनों बात कर लो, ओके? वो नॉर्मल से लहजे में बोलते सफीर के पास से गुजरने लगा। जब सफीर ने इसकी कोहनी को पकड़ा था, साथ नरगिस को आवाज देने लगा। हाले चुपती नजरों से इसको देखती रही। सफीर, मुझे जाने दो, तुम दोनों अपने मसाइल हल करो। मैं कोई झगड़ा नहीं करवाना चाहता। इसी वक्त नरगिस प्लेट में मिठाई लिए इसके पास आई थी। सफीर साहब माजरत, दरअसल मैं मिठाई लेने किचन में गई थी। हारून साहब की अम्मी आई है ना, तो इनके लिए। जी, इसको लंबे जवाब देने की आदत सी थी, इसीलिए तो बुलाया है तुम्हें नरगिस। मिठाई ही तो चाहिए थी, वो मुस्कुराते हुए बोला था, और साथ ही गुलाब जामुन उठाकर हारून के सामने किया था। कोहनी हनुस थाम रखी थी। ये किस खुशी में है हारून? नागवारी से बोला था। ये लो यार, खाओ तो सही। इसने जबरदस्ती गुलाब जामुन को हारून के मुंह में ठूसा था। हाले को सफीर की हरकत पर गुस्सा आया था, लेकिन कुछ बोली नहीं। हम दोनों की शादी फिक्स हो गई है, 10 दिन बाद निकाह है हमारा। इसी की मिठाई है ये। वो बज़ाहिर मुस्कुरा रहा था, लेकिन इसकी आंखों में तपिश सी थी। हारून शायद ने अपनी जिंदगी में इतना कड़वा गुलाब जामुन नहीं खाया था। इसने बेख्तियार अपनी कोहनी छुड़वाई थी और तेज तेज चलता सुल्तान मंजिल के दरवाजे की जानिब बढ़ गया था। इसकी आंखों में पानी भरता जा रहा था। हर मंजर धुंधला सा हो रहा था। कई बार तो वो गिरते गिरते बचा था। अब वो सुल्तान मंजिल के गेट से बाहर निकल आया था और एक दीवार की ओट में खड़ा इस मिठाई को थूक थूक कर निकाल रहा था, तो कभी शर्ट के आसीनों से जुबान को रगड़ रहा था। कड़वापन ऐसा था कि खत्म न होता था। इसको लग रहा था इसका सांस बंद हो रहा है। वो कभी अपने सीने पर हाथ मारता तो कभी बंद मुट्ठी सीने पर मारकर खुद को पुरसुकून करता। इसका दिल चल रहा था। इतनी तकलीफ होगी,
इसने ये कब सोचा था? इसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, जिन्हें वो बार बार शर्ट के हसीनों से रगड़ लेता। वो रो रहा था, बुरी तरह रो रहा था। इसको तकलीफ हो रही थी, बहुत तकलीफ। हारून बेटे, यहाँ क्या कर रहे हो? शाहिद हुसैन की आवाज पर इसने मुड़कर देखा था। वो इसकी सुर्ख आंखें देखकर दहल गए थे। वो इनको आज यूसुफ सुल्तान के घर आने की दावत दी गई थी। नवाल बेगम अंदर चली गई थी। शायद जो कोई कॉल सुनने यहीं ठहर गए थे। हारून को इस तरफ आते देखकर हैरान हुए थे। बेटे, यहाँ क्या कर रहे हो? रो क्यों रहे हो? मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? वो इसके करीब आ गए थे। हारून कुछ कहे बगैर इनके गले लग गया था। पापा, हाले की शादी हो रही है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा। मैं इसको नहीं छोड़ सकता, मैं कैसे खुद पर काबू रखूं? वो रोते हुए बोल रहा था। शाहिद को लग रहा था जैसे कोई इनके दिल पर पैर रख रहा हो। हारून बेटा देखो, सब देख रहे हैं मेरी तरफ, देखो। हारून बेटे सब्र करो, क्या हो गया है तुम्हें? इधर देखो मेरी तरफ। उन्होंने नरमी से इसको खुद से अलग किया था। वो नजरें झुकाए खड़ा था, दांत दांतों पर जमाए, खुद पर जब्त किए। यहाँ सब देख रहे हैं, हम घर चलकर बात करेंगे। बेटे संभालो खुद को, तुम बहादुर हो। ओके? इसने झुके हुए सर को बस जरा सा हिलाने पर इत्तेफा किया था। वो और खामोशी से शाहिद हुसैन के पीछे चल दिया, जब्त किए दर्द सहते हुए। वो इतना बहादुर नहीं था जितना बनने की कोशिश कर रहा था। वो इतना मजबूत नहीं था जितना खुद को जाहिर कर रहा था। दूसरी तरफ हाले और सफीर एक दफा फिर आमने सामने थे। आपने क्यों इसके साथ बैर बांध दिया है? वो मेरा दोस्त है, इसको हर्ट होता है तो मुझे भी बुरा लगता है। वो मुझे कोई आपके खिलाफ नहीं भड़काता, कोई नहीं भड़का सकता। मेरा अपना जहन, अपना दिमाग रखती हूँ मैं। मुझे फैसले करने आते हैं, कोई मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलना नहीं सिखाता। सफीर, आप मेरी एक बात जहन नशीन कर लीजिए। आप आइंदा हारून से और मुझसे इस लहजे में बात नहीं करेंगे। इसका लहजा दो टोक था। सफीर ने जब बात बिगड़ते देखी तो खुद ही नर्म पड़ गया। ओके, आई एम सॉरी। इसने जैसे हार मान ली। मैं परेशान था यार, कल से लेकर, इसीलिए बस थोड़ा ओवर रिएक्ट कर गया। मैं अपनी हर गलती का इजाला करने को तैयार हूँ। मैं मानता हूँ मैं गलत हूँ। देखो यार, हमारी शादी होने वाली है और ये छोटी छोटी बातों को अगर हम दिल में जगह देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम आज डिनर पर बाहर चलें? ओके? मेरे पापा से बात कर चुका हूँ और मैंने इजाजत भी ले ली है। अब तुम मना मत कर देना प्लीज। वो इल्तिजाई से अंदाज में बोला था। आपने डिनर मेरे साथ करना था या बड़े पापा के साथ? वो हनुस खफा थी। सफीर मुस्कुराया था, इसकी बुरी आंखें चमक उठी थी। सारे जवाब रात को डिनर पर दे दूंगा। इस वक्त मैं एक मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ। और एक बात, शाम 7 बजे तक ड्राइवर भेज दूंगा, तुम प्लीज आ जाना। ओके? वो कोई बात का जवाब देती इसका मोबाइल बजने लगा। झींगा कॉलिंग, ये क्यों कॉल कर रहा है? अच्छा ओके, मैं आ जाऊंगी। इसने सफीर की तरफ देखे बगैर कहा था। वो भी लेट हो रहा था इसलिए खामोशी से चला गया। हाले ने कॉल पिक की थी। हाँ बोलो, किधर हो तुम और कॉल क्यों कर रहे हो? मेरे कमरे में आ जाओ अभी और इसी वक्त। इसकी फंसी फंसी सी आवाज आई थी। क्यों, मैं तुम्हारी नौकर लगी हूँ? वो तभी तो गई थी। यार आ जाओ प्लीज, मैं मुसीबत में हूँ। वो हांसा सा हो गया था। हाले ने जवाब दिए बगैर कॉल काट दी और ऊपर की तरफ जाने लगी। जब इसने शाहिद हुसैन और हारून को सामने से आते देखा, वो भागकर इनके करीब गई थी। शायद इसका देखकर मुस्कुराए थे। वो इनके पास जाकर इनके सीने से लग गई थी। शाहिद ने इसको बालों से चूमा था। आई मिस यू सो मच मामू जान, वो इनसे अलग होते हुए बोली थी जबकि इनके दोनों हाथों को पकड़ रखा था। मैंने भी बहुत मिस किया तुम्हें, उन्होंने इसके सर पर ऊपर करके चूम लिया था। हाँ, इसीलिए तो एक चक्कर भी नहीं लगाया हमारी तरफ। इतने मसरूफ हैं कि मेरे लिए भी वक्त नहीं निकाल सके। लड़की, अब तो आ गया हूं ना, सारा दिन साथ गुजारेंगे। अब खुश? थोड़ी देर वहां खड़े रहने के बाद शायद अंदर की जानी बढ़ गए थे और हाले हारून के साथ हसन के कमरे में चली गई थी। वो दोनों एक कैफे में एक दूसरे के आमने सामने बैठी थी। ये कैफे एक खुली जगह पर बनाया गया था, खुले आसमान के नीचे। ऊपर कोई छत नहीं थी, बस आसमान था, आग बरसाता आसमान। हर टेबल के साथ एक छतरी नुमा कोई चीज लगी थी। इसको खोलो तो वो आपके ऊपर साया कर देती थी और आपको झुलसाती धूप से बचा लेती थी। महर ने नीले रंग का प्रिंटेड लॉन का सूट पहन रखा था। कानों में टॉप्स वालों की ऊंची पोनी टेल बना रखी थी। वो उदास सी, इसके बरगस फरवा फ्रेश सी थी। घुटनों से जरा ऊपर तक आती ब्रांडेड शर्ट, इसके नीचे बड़े पैंचों वाला ट्राउजर, कानों में डायमंड टॉप्स, पूरी आंखों में मस्कारा और उंगलियों में पहनी डायमंड रिंग्स, होंठों पर सजी सुर्ख लिपस्टिक वो मुकम्मल तैयारी के साथ आई थी।
तो तुम ये कह रही हो कि तुमने सफीर पर गिव अप कर दिया है? वो सुकून से बोली थी। मैंने गिव अप नहीं किया, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मुझे अब्बा का प्यार चाहिए था। मैं मामा के सामने तलब दबी हुई हूँ। हाले से बहुत मोहब्बत है मुझे, मैं इसको हर्ट नहीं कर सकती। इसका लहजा थका थका सा था। तुम कुर्बानी दोगी, लेकिन फिर भी तुम्हें यूसुफ सुल्तान की मोहब्बत नहीं मिलेगी। जब तक हाले इस घर में है तब तक तो बिल्कुल नहीं। वो इसके होते हुए तुम्हें पूछेंगे भी नहीं। अभी इनका वादा नया नया है, इसीलिए वो तुमसे बात करते हैं, तुम्हारी लाई हुई चीजें खामोशी से ले लेते हैं। लेकिन मेरी बात याद रखो मेहर, जिस दिन हाले और सफीर की शादी हो गई वो ये तक भूल जाएंगे कोई मेहरमा थी भी या नहीं। अगर तुम्हें यूसुफ सुल्तान चाहिए तो हाले को बीच से निकालना होगा। वो तुम्हारी सो कॉल्ड माँ, इसको देखा है कितनी खुश है। वो किस तरह हंस कर अपनी बेटी से बात कर रही है, कैसे खुशी खुशी शादी की शॉपिंग कर रही है। इसको तुम्हारा एहसास भी नहीं है महक। कोई तुम्हारे लिए नहीं सोचेगा सिवाय मेरे, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा सिवाय मेरे। हाले की शादी के फौरन बाद तुम्हारी शादी कर दी जाएगी, फिर कैसे हासिल करोगी यूसुफ सुल्तान की मोहब्बत? रह लोगी सफीर के बगैर? इनके अंदाज में चैलेंज था। हाले की वजह से हमेशा मुझे पीछे किया गया। वो किसी गैर मराई नुक्ते पर नजर जमाए बोल रही थी। पहले अम्मी ने, फिर अब्बा ने, और अब सफीर ने। हाले ने मुझसे मेरे सारे महबूब लोग छीन लिए। इसने मेरा हर रिश्ता स्पॉइल किया। मैं हमेशा से इस जैसी बनना चाहती थी, लेकिन इसकी जगह आनी चाहती थी, लेकिन नहीं आ सकी। अब्बा ने मुझे हाले की वजह से खुद से दूर कर दिया। अम्मी हाले की वजह से मर गई। अगर इस दिन हाले जिद ना करती तो अम्मी ना मरती, और अगर अम्मी ना मरती तो अब्बा मुझसे प्यार करते। सफीर ने मुझे हाले की वजह से छोड़ा, लेकिन मैं, वो एहतजाइया सी हंसी थी। मैं इसको कुछ नहीं कह सकती, इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरी बहन है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसकी माँ ने मुझे पाला है, मुझसे मोहब्बत की है। मेरे बस में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं एहसान फरामोश नहीं बन सकती। वो फरवा की जानिब नहीं देख रही थी, इसने गर्दन मोड़ रखी थी। तुमसे मोहब्बत बस मैं करती हूँ और कोई नहीं। तुम हाले की माँ के लिए सिर्फ एक गिल्ट हो। क्या तुमने कभी इनको नमाज पढ़ते देखा है? वो जब दुआ मांगती है तो हिचकियों से रोती हैं। इनकी तहज्जुद कभी कज़ा नहीं होती, इसलिए नहीं कि वो एक अच्छी मुसलमान है, इसलिए क्योंकि वो डरती हैं, वो खुदा के कहर से डरती हैं। इनको लगता है अगर एक भी नमाज छूटी तो अल्लाह इनसे नाराज हो जाएगा, इनके ऐब जमाने के सामने खुल जाएंगे, अल्लाह इनको बेपर्दा कर देगा। महर, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती, वो हाले से मोहब्बत करती हैं। तुमने कभी नोट किया है वो कैसे इनको डांटती हैं, हक जताती हैं, सही गलत की पहचान करवाती हैं? लेकिन तुम चाहे कत्ल ही कराओ वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। तुम जो भी पहनो, जो खाओ, जो पियो, वो तुम्हें उफ तक नहीं करेंगी। अगर कुछ कहेंगी तो इनका गिल्टा दू कर आ जाएगा, इनका दिल जख्मी होगा, इनको फिर तकलीफ होगी। वो खुद को अजियत से बचाने के लिए तुमसे मोहब्बत का ड्रामा करती हैं। तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं हो? वो जैसे आजिज आ गई थी। महर अब भी इनको नहीं देख रही थी, इसकी बुरी आंखें अब स्पॉट थीं। अब आप ये कहेंगी इनकी वजह से, इन्हीं की बेटी की वजह से मेरी माँ मर गई, यही गिल्ट है इन्हें। अम्मी तो इस दिन ही मर गई थी जब अबू ने इनको तलाक दी थी, इसलिए आपकी ये सब बातें बेकार हैं। इसका लहजा बेजार सा था। फरवा टेबल के आगे को हुई थी, उन्होंने अपनी आवाज सरगोशी जितनी धीमी कर ली थी। और अगर मैं ये कहूँ तुम्हारे वालिदैन की तलाक हसीना भाभी की वजह से हुई थी तो, और अगर मैं ये कहूँ कि इनको इसी बात का गिल्ट है तो। वो इसके कानों में सूर फूंक कर पीछे हटी थी। महर ने इतनी तेजी से मुड़कर पीछे देखा था कि गर्दन के चटकने की आवाज आई थी। इसने फरवा की आंखों में कोई झूठ, कोई धोखा तलाशना चाहा, लेकिन इनकी आंखों में बस सच था, सबूत के साथ। महर गंग से इनको देखे गई। इसको लगा था जैसे आसमान से पत्थरों भरा थाल इसके सर पर लुढ़का दिया गया हो, इसके दिल को किसी ने मुट्ठी में लेकर दबाया हो। तकलीफ हद से सवा थी, शौक जानलेवा था। इसने 2 दिन से ना सही से कुछ खाया था और ना बात की थी, बस अपने कमरे में बैठा रहता या घुटनों में किसी गैर मरे नुक्ते पर नजरें जमाए रहता। नफीसा ने इसको कुछ नहीं कहा था, इनको अंदाजा था वो इस वक्त ट्रॉमाइड रेज में था। अभी भी वो अपने कमरे की दीवार गिर खिड़की के साथ साथ टिकाए बैठा था। इसी वक्त नफीसा इसके कमरे में दाखिल हुई। उमर का महसूस हुआ था, लेकिन आंखें मूंदे रखी। वह खामोशी से इसके पास चिप्स के फर्श पर बैठ गई थी। काफी देर तक उन दोनों के दरमियान खामोशी रही। फिर उमर की भारी आवाज कमरे में गूंजी थी,
میں نے اس دن آپ کی اور ایس ایچ او کی ساری باتیں سنی تھی. یقیناً آپ ایک اچھے وکیل رہی ہوں گی. نفیسہ مسکرائی تھی پورے دل سے. تم نے کبھی مجھے کورٹ میں بولتے نہیں سنا عمر. جب میں بولتی تھی، جب میں دلائل دیتی تھی، اور جب وہ بولتے بولتے رک گئی تھی، ان کو کچھ عجیب لگا تھا. یہ صورتحال نارمل نہیں تھی. آپ کا پورا نام کیا ہے اماں؟ اس نے آنکھیں ہنوز موندے رکھی تھی. نفیسہ حیات. کیا ہوا ہے عمر، ایسے سوال کیوں کر رہے ہو؟ آپ کے شوہر کا نام کیا تھا؟ وہ ان کی بات نہیں سن رہا تھا. سید یونس شاہ. ان کا لہجہ اب سپاٹ تھا. پھر میرا نام سید عمر یونس کیوں نہیں ہے؟ اس نے آنکھیں کھول لی تھی. اس کی آنکھوں میں ایسا درد تھا کہ نفیسہ کے دل کو کچھ ہوا تھا. نفیسہ خاموش رہی تھی. ان کے پاس بولنے کو کچھ نہیں تھا. آپ نے مجھے اپنے باپ کا نام کیوں دیا؟ مجھے میرے باپ کا نام کیوں نہیں دیا؟ یا پھر یہ کہیں کہ میں ان کا بیٹا ہی نہیں ہوں؟ اماں، میں آپ کا بیٹا تو ہوں نا؟ اس نے آخری سوال نہ جانے کس خدشے کے پیش نظر کیا تھا. تم میرے بیٹے ہو عمر، تم میری جان ہو، میری اولاد ہو تم. انہوں نے عمر سے زیادہ خود کو یقین دلایا تھا. پس منظر میں کوئی اور آواز گونج رہی تھی. وہ گندا خون ہے نفیسہ، وہ تمہیں چھوڑ دے گا. وہ حسیب ہے، وہ سب کھا جائے گا. مجھے ہمیشہ لگتا تھا یہ لوگ آپ سے جلتے ہیں، یہ لوگ آپ کو جھیل نہیں پاتے اس لیے الزام لگاتے ہیں. میں آپ ہی کا بیٹا ہوں، آپ کا خون، لیکن نہیں، میں تو گندا خون ہوں. پتہ نہیں میں جائز بھی ہوں یا نہیں. اس کی آنکھوں میں نمکین پانی بھرنے لگا تھا. اماں، مجھے بتائیں میرے ماں باپ کون تھے؟ میں کون ہوں؟ آپ مجھے کہاں سے لائیں؟ خدا کے لیے مجھے سب بتا دیں ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا. آپ میری ماں ہیں یا نہیں؟ میرا باپ کون ہے؟ کچھ تو بتائیں. وہ برمی سے بول رہا تھا. میں تمہاری ماں ہوں عمر. میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا، لیکن میں تمہارے لیے راتوں کو جاگی ہوں. میں نے تمہیں 9 مہینے اپنی کوکھ میں نہیں رکھا، لیکن تمہاری تکلیف سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. تم میرا خون نہیں ہو، لیکن میں تمہارے لیے کسی سے بھی لڑ سکتی ہوں. میں نے ہمیشہ تمہیں بیسٹ دیا ہے عمر. تم میرے بیٹے ہو. تمہاری اصل ماں کو تو تمہاری شکل بھی یاد نہیں ہوگی. جب تم پیدا ہوئے تھے اس کے 2 گھنٹے بعد تم میری گود میں آئے تھے. تمہیں اللہ نے میرے پاس بھیجا ہے. تم میرا سرمایہ ہو، میرا کل جہاں، میری متاع حیات. تم میرے بیٹے ہو، میری عمر بھر کی کمائی ہو تم. وہ بلند آواز میں بولتی، ان سے زیادہ خود کو یقین دلا رہی تھی. وہ ایک دن تمہیں چھوڑ دے گا نفیسہ. وہ تمہارا کریئر کھا گیا، وہ تمہارا وقار کھا گیا، وہ سب کچھ کھا جائے گا. تم اکیلی رہ جاؤ گی. مطلب میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں؟ وہ شوق نہیں تھا، اس کو اندازہ تھا. 2 دن پہلے ان لوگوں کی وسوک سے کئی باتوں پر وہ کہیں نہ کہیں مان لے آیا تھا. وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا. اماں، میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں. میں کون ہوں؟ کہاں سے لے کر آئی آپ مجھے؟ کون ہے میرا باپ؟ میری ماں کون ہے؟ کیوں دیا انہوں نے مجھے آپ کو؟ اماں، مجھے سب بتائیں، سب. اس کی آنکھیں سرخ تھیں. وہ تیز تیز بول رہا تھا. میں نہیں جانتی تمہارے خاندان کو. میں کچھ نہیں جانتی عمر. تم سب باتیں چھوڑ دو. جو ہونا تھا وہ ہو گیا. تم میرے بیٹے ہو. انہوں نے عمر کی کوہنی تھامنی چاہیے جسے عمر نے بے دردی سے چھڑایا تھا. مطلب انہوں نے مجھے پھینک دیا تھا؟ آپ ان کو نہیں جانتی. مطلب مجھے لگا تھا میرے ماں باپ نے مجھے آپ کے حوالے کیا ہوگا. لیکن وہ اب شوق تھا. ہو میرے خدایا، یہ میں کس کھیل کا حصہ بن گیا؟ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اللہ، کیوں 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 میرے ساتھ ہی کیوں؟ وہ بالوں کو مٹھی میں دبوچے یہاں سے وہاں چکر لگا رہا تھا. کیوں اٹھا کر لائی تھی آپ مجھے؟ جب میرے ماں باپ نے مجھے نہیں اپنایا تو کیوں آپ نے اٹھا کر لائی؟ اتنے سال میں دھوکے میں رہا. اس دن سب لوگوں کو اس 2% کے ندیم کی بات کا یقین تھا، لیکن میرا نہیں. کیونکہ اس کی کریڈیبلٹی تھی، اس کا خاندان تھا، اس کے پاس نام تھا، عزت تھی. اور میں، اماں، میں خالی ہاتھ تھا. اس نے اپنے دونوں ہاتھ نفیسہ کے چہرے کے سامنے کیے تھے. میرا کوئی خاندان نہیں تھا، میری کوئی اوقات نہیں تھی، میری کوئی کریڈیبلٹی نہیں تھی. میں ایک ایسی اولاد تھا جس کو اس کے ماں باپ نے بھی قبول نہیں کیا تھا. یا اللہ، میری تو ساری زندگی جھوٹ تھی. میرا وجود جھوٹا ہے، ناپاک ہے، گندا ہے. وہ بلند آواز میں چلا رہا تھا. عمر،
میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا ہے, آگے بھی کروں گی. تمہارا خاندان میں ہوں, میں نے تمہارے لیے دنیا چھوڑی ہے. تم مجھ سے پوچھو تم کیا ہو, تم میرا پورا جہاں ہو. لوگوں کی باتوں میں کیوں آتے ہو عمر, یہ سب جھوٹے ہیں, تم میرا سچ ہو. وہ رونے لگی تھی. میں نہیں جانتی تھی تمہاری فیملی کون ہے, تم کون ہو. میں نے تمہیں کوڑے کے ڈھیر سے اٹھایا تھا, لیکن میں ایک ہفتے بعد تمہارے باپ کا پتہ لگا چکی تھی. میں ساری زندگی تمہیں اپنے پاس رکھ کر گلٹ نہیں رہ سکتی تھی. میں تمہیں تمہارے باپ کے پاس لے گئی تھی, لیکن انہوں نے تمہیں قبول نہیں کیا. ان کی زندگی مکمل تھی عمر, اس میں تمہاری کوئی جگہ نہیں تھی. تم میرے لیے آئے تھے عمر, میری زندگی ادھوری تھی, تمہیں اس کو مکمل کرنا تھا عمر. عمر کی بیماری کے بعد وہ آج روئی تھی. آپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا, وہ دانت پیس کر گرایا تھا. آپ ایک ضدی عورت تھی. آپ نے مجھے اپنی انا کی تسکین کے لیے پالا. آپ کو ہمیشہ وہی کام کرنا ہوتا تھا جس سے آپ کو روکا جائے. آپ نے میرے معاملے میں بھی وہی کیا. آپ نے ساری دنیا اپنے لیے چھوڑی. اماں, میرے لیے اگر کچھ کرنا تھا تو آپ امریکہ سے واپس ہی نہ آتی. میرے لیے اگر کچھ کرنا تھا تو یہ محلہ چھوڑتی. میرے لیے اگر کچھ کرنا تھا تو آپ وکالت نہ چھوڑتی. آپ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ آپ کی واہ واہ ہو. آپ نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ آپ کی انا کو تسکین ملے, تاکہ مجھے اگر کچھ پتا چلے تو میں خود کو آپ کے احسانوں کے بوجھ تلے دبا ہوا محسوس کروں. مجھے اتنے سال دھوکے میں رکھا. اتنے سال میں نے سارے محلے والوں کی غلیظ نظریں, زمینی جملے بازی, سب کچھ اس لیے برداشت کیا کیونکہ مجھے لگتا تھا یہ لوگ سب کچھ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ایک مضبوط عورت کو جھیل نہیں سکتے. آپ مضبوط نہیں تھی, آپ ضدی تھی. وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر چپا چپا کر کہہ رہا تھا. نفیسہ بس اس کو دیکھے گئی, یک ٹک دم سادے. وہ جب بولی تو بس اتنا, تم زری سے ملے ہو. ان کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی. عمر نے کوئی جواب نہیں دیا تھا. ایک پرانا اور ناراض دوست جس کے پاس آپ کے راز ہوں وہ دشمن سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے, آج نفیسہ نے مان لیا تھا. خدا تمہیں غارت کرے زری, وہ کرناک لہجے میں بولی تھی. نفیسہ حیات نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی کو بد دعا دی تھی. عمر سنی انسنی کرتا الماری کی جانب بڑھ گیا تھا. نفیسہ نے شوقی نظروں سے اس کو دیکھا تھا. وہ اپنے ہینگر میں ٹنگے ایک ایک جوڑا کے نکالتا, بیگ میں ڈالتا جاتا. بیگ بھر چکا تھا لیکن نفیسہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں تھی. وہ باتھ روم میں اپنے کچھ سامان لے کر آیا تھا اور ان کو بیگ میں ٹھونس رہا تھا. نفیسہ بے حس و حرکت ان کو دیکھے گئی. اب اس کا بیگ تیار تھا. اس نے بیگ کندھے پہ رکھا تھا اور نفیسہ کی طرف دیکھ کر بولا تھا, میں جا رہا ہوں اماں. جو ذلت میں نے اس دن دیکھی ہے اس کے بعد میں ان لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتا. اب میں تب واپس آؤں گا جب میری کوئی عزت ہوگی, میری بات کی کریڈیبلٹی ہوگی, میرا کوئی مقام ہوگا. میں اپنے خاندان کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں. میری واپسی کا انتظار مت کیجیے گا. اس کا لہجہ سپاٹ تھا. نفیسہ نے ذہن پر زور دیا تھا. ان کو ایسی اذیت کب ہوئی تھی؟ جب ان کا باپ مرا تھا؟ نہیں. جب ان کا شوہر مر گیا تھا؟ نہیں. جب ان کی پہلی اولاد دنیا میں آنے سے پہلے مر گئی تھی؟ نہیں. جب عمر بیمار ہوا تھا؟ نہیں. ان کا لائسنس کینسل ہوا تھا؟ نہیں. یہ اذیت سب اذیتوں سے بڑی تھی. یہ دکھ تمام دکھوں پر بھاری تھا. یہ غم دیمک ثابت ہونے والا تھا. عمر مت جاؤ, وہ رندے ہوئے لہجے میں بولی تھی. آنسو بھل بھل کر ان کی آنکھوں سے نکل رہے تھے. تم میرا سہارا ہو, میری اولاد ہو, تم میرے بیٹے ہو, میرا مان, میرا واحد رشتہ. مجھے بے سہارا مت کرو, مجھے ہجر کا غم نہ دو. تم میرا سرمایہ ہو, مجھے خالی ہاتھ نہ کرو. عمر رک جاؤ, وہ گیلے چہرے کے ساتھ بول رہی تھی. آنسوؤں کی وجہ سے عمر کا چہرہ دھندلا سا گیا تھا. مجھے مت روکے اماں, میں رک جاؤں گا, اور اگر میں رک گیا تو عذاب بن جاؤں گا. مجھے اولاد رہنے دے, مجھے عذاب نہ بننے دے. وہ بول کر رکا نہیں تھا. وہ کمرے کا دروازہ پار کر گیا تھا. نفیسہ نے آنکھیں صاف کی تھی. منظر صاف ہو گیا تھا اور اس منظر میں عمر حیات نہیں تھا. نفیسہ کو لگا تھا جیسے عمر ان کے دل پر پیر رکھ کر گیا ہو. وہ فرش پر بیٹھتی چلی گئی تھی اور چند ہی لمحوں بعد دھاڑے مار مار کر روتی جاتی اور ایک ہی سطر دہراتی جاتی. اللہ تمہیں غارت کرے زری. ہارون اور حالے جب حسن کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہ منہ دیوار کی جانب موڑے بیٹھا تھا, ایسے کہ ان دونوں کی طرف پیٹ تھی. حالے مشکوک سی آگے آئی تھی. جھینگے, کیوں بلایا ہے مجھے؟
और ये मुंह क्यों इस तरफ कर रखा है? कमर पर हाथ रखे आंखों की पुतलियां सुकेड़े पूछ रही थी। पहले वादा करो मुझे जज नहीं करोगी। आखिर में को मैं भी एक इंसान हूं, मेरा भी खूबसूरती पर हक है। इसकी आवाज कुछ अलग सी लग रही थी, जैसे मुश्किल से ही बोल रहा हो। अब क्या हारून भी मशकूक हुआ था और हाले के सामने गुजरते हुए फौरन हसन के सामने जा खड़ा हुआ था। और फिर 2 सेकंड बाद ही इसका बुलंद सा कहका पूरे कमरे में गूंजा था। हाले ने आगे बढ़कर हसन का चेहरा देखा और फिर अगले ही सेकंड वो भी पागलों की तरह हंसने लगी थी। हसन जो कि ब्लैक चारकोल ब्यूटी मास्क लगाए बैठा था, इन दोनों को हंसे देखकर खफीफ सा मुंह छुपाने लगा। अल्लाह अल्लाह हसन, ये तुमने क्या किया है? वो पेट पकड़ते हंसती जा रही थी। हारून ने हंसते हुए अपना मोबाइल निकाला था और हसन की तस्वीर बनाने लगा। हारून भाई ना करें यार प्लीज। वो हांसा सा हो गया था। ये क्यों लगाया है तुमने? वो हंसते से बमुश्किल बोली थी। इसकी आंखों में पानी भर गया था। यही हाल हारून का था। वो नीचे बैठकर गर्दन पीछे फेंकते हंसता जा रहा था। मैंने यूट्यूब पे देखा था ये, और ईशा बिद्दत की शादी पर मिलने वाली लड़की, इसको भी कई बार लगाते हुए देखा था। तो आज तुम्हारे कमरे में जब गया तो ये मिल गया और मैं ले आया तो लगा लिया, लेकिन जब उतारने लगा तो मेरी स्किन इतना खिंचने लगी, इतना दर्द करने लगी कि इसीलिए तुम्हें बुलाया और तुम के हंसे ही जा रही हो। वो जैसे रो देने को था। हालांकि हंसी जरा देर को थमी थी। वो अपनी आंखें साफ करती इसके करीब बेड पर बैठी थी, जबकि हारून अभी भी नीचे बैठा था। इसकी हंसी जरा देर को थम जाती और फिर अगले ही लम्हे वो फिर से हंसने लगता। लाओ इधर करो चेहरा, मैं उतार देती हूँ, वो मुस्कुराते हुए बोली थी। लेकिन हसन ने जो ही चेहरा इसकी जानी मोड़ा, वो एक बार फिर से जोर जोर से हंसने लगी थी। उठो चली जाओ, नहीं उतरवाना मुझे, मैंने जाओ, वो भरमी से बोला था। इस वक्त हारून उठकर इसके करीब आकर बैठा था। लाओ मैं उतार देता हूँ, वो मुस्कुराहट दबाते हुए बोला था। और फिर अगले 5 मिनट तक हारून इसके चेहरे से मास्क उतारता रहा। हारून जैसे ही मास्क उतारने लगता, हसन चीखने लगता। शायद इसको दर्द हो रहा था, लेकिन हाले की एक ही धमकी पर वो ऐसे खामोश होकर बैठ गया जैसे कोई मुजस्मा हो। अगर तुम चीखे या बोले तो तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी। बस फिर हसन जमकर बैठ गया और पूरा मास्क उतारने तक हिला तक नहीं। मास्क उतारने के बाद वो वॉशरूम में मुंह धोने चला गया था। हारून और हाले के बेड पर बैठे थे। हाले कितनी बार फेस वॉश लगाना है? इसने अंदर से सदा लगाई थी। कम से कम 10 बार, वरना झुर्रियां पड़ जाएंगी, वो मुस्कुराहट दबाई संजीदगी से बोली थी। लेकिन ईशा तो इतनी बार मुंह नहीं धोती, वो अंदर से बोला था। हाँ तो जाओ अपनी इसी अम्मा से पूछ कर आओ कितनी बार मुंह धोना है, दिमाग ना खराब करो मेरा। वो खामोश हो गया था। इसकी अब कोई आवाज नहीं आई थी। तुम्हें पता है इस दिन मॉल में मेरी मुलाकात किससे हुई? उमर, वो लड़का उमर, इस रात जिसका एक्सीडेंट हुआ था। इसने आवाज सरगोशी जितनी धीमी कर ली थी। हारून चौंका था। तुमने इससे क्यों बात की? किसी ने देखा तो नहीं? मैंने कहा था ना तुम ये तक भूल जाओगी कि वो रात कभी हमारी जिंदगी में भी आई थी। तुम्हें समझ नहीं आती एक बात? इसी बात से तो याद आया था, तुम्हें ये पता है? ये बात बच्चों को भी पता है। उन्होंने मुझे इस दिन पूछा था और मैंने बता दिया। हाँ मुझे पता है, वो जैसे बेध्यानी में बोल गया था। लेकिन तुम्हें कैसे पता? मैंने तो तुम्हें नहीं बताया। हाले हैरान हुई थी। नहीं मेरा मतलब है, जाहिर है इसको पता लगना ही था। मिन्नत ने इसको बताया था कि तुम इसकी माइयों वाली रात घर पर नहीं थी। इसने बात संभाल ली थी। अच्छा खैर दफा करो, मैं हसन की वीडियो इंस्टाग्राम पर लगा रही हूँ, वो चहकती हुई बोली थी। हाले ने इसके मास्क उतारने वाली वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी थी। वो अपने मोबाइल पर लगी थी जब इसकी नजर एक वीडियो पर पड़ी। चीन की यूनिवर्सिटी फेलो की किसी शादी के डांस क्लिप थी। हाले को एकदम शरारत सूझी थी। ये देखो हारून, मैं भी अपनी शादी पे ऐसा डांस करूंगी, मैं टांगे तोड़ दूंगा। वो वीडियो देखे बगैर ही बोला था। पहले देख तो लो, वो खफा हुई थी। नहीं देखनी, और खबरदार तुमने ऐसी कोई हरकत की हाले, मैं वापस आकर छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, वो इसको वार्न करते हुए बोला था। जबकि हाले एकदम सीधी होकर बैठी थी। वापस आकर मतलब? तुम कहाँ जा रहे हो? अल्लाह की जमीन बहुत वसी है, कहीं ना कहीं चला ही जाऊंगा। 2 दिन बाद जा रहा हूं, टेंशन ना लो। वो बज़ाहिर हल्के फुल्के लहजे में बोल रहा था, लेकिन अंदर से कोई इसका दिल जगड़ रहा था। तुम मेरी शादी पे, मेरे इतने बड़े दिन पर मुझे अकेला छोड़कर चले जाओगे? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो बेयकीनी से बोल रही थी। हारून ने कंधे उचकाए थे। वो इसकी तरफ नहीं देख रहा था। इसका सर झुका हुआ था।
वो अपने मोबाइल की तारीख स्क्रीन पर उंगली फेरते हुए बोल रहा था। अकेली कब होगी तुम? सब लोग तो हैं तो सही तुम्हारे साथ। अगर हाले के साथ हारून शाहिद ना हो तो वो अकेली ही होती है। ये तुम्हारे अल्फाज हैं हारून, वो दुख से कह रही थी। तुम क्या चाहती हो? वो तुम्हारी शादी पे चन्ना मेरे गाता रहे। हाले सुल्तान, वो फिल्म है, वेलकम टू रियलिटी। हसन बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा तंजिया कह रहा था, फिर से अंदर गायब हो गया था। अभी 4 दफा और मुंह धोना था। मैं यहाँ नहीं रह सकता हाले, तुम सफीर से शादी कर रही हो, मैंने तुम्हारे फैसले का एहतराम किया है। अब अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो यही शर्त में तुम पर भी लागू होती है। हाले मेरी सिचुएशन समझो। वो इसकी आंखों में देखता नरमी से बोला था। हाले खामोश हो गई थी, इसका दिल दुखा था, बहुत बुरी तरह दुखा था। ये मुलाकात एक होटल स्वीट में होना तय पाई थी। फरवा ने वही लिबास पहन रखा था जो सुबह मेहर के साथ इस कैफे में बैठे हुए पहन रखा था। अलबत्ता मेकअप को ताजा टच जरूर दिया था। लिपस्टिक सुबह से तरोताजा थी। वहीं मिर्जा और फरवा एक दूसरे के आमने सामने सोफे पर बैठे थे। बीच में शीशे की मेज हायल थी। फहीम के सोफे से जरा दूर इसके गार्ड्स खड़े थे, जबकि एक 28-29 साल लड़का इनके साथ बैठा था। इसकी आंखें फहीम से मिलती थी। वह इनका भांजा था, नूह मिर्जा। इसने फूलों वाली शर्ट के साथ नीली जीन्स पहन रखी थी, गले में कई तरह की चेन, हाथ में ब्रेसलेट। इनकी रंगत सांवली थी, आंखें सुनहरी शातिर सी, बाल हल्के घुंघरियाले थे। वो चुपती हुई नजरों से सामने बैठी फरवा को देख रहा था। वो गैर आरामदा सा लगता था। तो आप ये कह रही हैं कि आप मुझे हेमंत दिलवा सकती हैं? मैं ये नहीं पूछूंगा क्यों, मैं ये जरूर पूछूंगा कैसे। वो 55 या 60 के करीब की उम्र का, बाल कलमों से सफेद थे, स्याह कुर्ता सूट के ऊपर सफेद कोट पहने। वो काफी हैंडसम लगता था। मैं आपको क्यों वैसे भी नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ मैं इस काम में आपकी मदद कर सकती हूँ। तो अब आप ये सुनिए कि कैसे। वो मुस्कुराते हुए बोल रही थी। बात दरअसल यह है, मेरा सुल्तान की बेटी की शादी है 10 दिन बाद। आपने बस करना यह है, इसकी बेटी को एक रात घर नहीं पहुंचने देना, और फिर बाकी का सारा काम मेरा है। मैं कुछ समझा नहीं, इसकी बेटी का हेमंत से क्या ताल्लुक? और अगर घर ना पहुंची तो इसकी ज्यादा से ज्यादा शादी कैंसिल हो जाएगी। इससे मुझे क्या फायदा होगा? मेरा सुल्तान अपनी जमीन मुझे क्यों देगा? और अगर आप ये कह रही हैं कि इस रात मैं मिराज को मार दूं, तो नहीं, मैं इसको मारूंगा नहीं, वो अच्छा आदमी है। फहीम संजीदगी से बोले थे। मैंने कब कहा किसको मार दो? मैंने कहा इसकी बेटी घर ना पहुंचे। वो एक एक लफ्ज पर जोर देती बोल रही थी। जब बेटी अपनी शादी की रात घर नहीं पहुंचेगी तो मेरा सुल्तान आधा मर ही जाएगा, और आधा मरा हुआ मर्द कारोबार के मामला नहीं संभाल सकता। वो शर्म के मारे घर से निकलेगा भी नहीं। अगर इसके बाद इसके वारिस हम होंगे, और मैं और मेरा शौहर, हम आपसे हेमंत के सारे मामला तय करने को तैयार हैं। वो मुस्कुराते हुए बोली थी। इन सब में आपको क्या फायदा होगा मिसेस सुल्तान? फहीम ने काफी देर से जुबान पर मचलता सवाल बिलाखिर पूछ ही लिया था। इस लड़की की तरफ कुछ बहुत पुराने हिसाब है मेरे। इस लड़की की तरफ, या फिर शायद इस लड़की के चेहरे की तरफ कुछ वादे हैं जो मैंने अपने किसी अजीज से किए थे। इनकी आंखों में किरचियां भरने लगी थी। कहते हैं किसी से अगर मरते वक्त कोई वादा करो तो इसको जरूर पूरा करो। मुझ पर भी कई वादों का कर्ज है, कई मजालिम के इंतकाम लेने की आग है, लेकिन बहुत जल्द मेरे जलते दिल को सुकून मिलेगा। आलमे अरवाह में मौजूद किसी की पाक रूह को सुकून मिलेगा। बहुत जल्द मुझसे दूर हुए मेरे अपनों के कत्ल का हिसाब होगा, बहुत जल्द। वो सर्द से लहजे में बोलकर खामोश हुई थी। लड़की की तस्वीर दिखाएं? वही मिर्जा की जगह वही नौजवान बोला था। फरवा ने अपना मोबाइल इस नौजवान के आगे किया था। इसमें हाले की तस्वीर थी। ये इसके चेहरे का क्लोजअप था। इस तस्वीर में वो मुस्कुराई थी, से आंखों में जैसे खुशियों का जहां था। इस नौजवान ने चंद लम्हे इस तस्वीर को देखा था, और अचानक इसके जहन में कुछ क्लिक हुआ था। कहते हैं इंसान का दिमाग सबसे तेज रफ्तार टाइम मशीन होता है। एक ही लम्हे में आपको सदियों आगे की सैर करवा देता है, और एक ही लम्हे में आपको कई साल पीछे ले जाता है। आपके साथ होने वाले अच्छे बुरे वाकयात आपके जहन के पर्दे पर कुछ दिन कबल देखी गई फिल्म की तरह दोहरा देता है। ऐसे एक लम्हे में नूह मिर्जा का दिमाग इसको 1.5 साल पीछे ले गया था। यहाँ ये तस्वीर में लड़की इसके रूबरू खड़ी थी। इसकी आंखों में गुस्सा था, चेहरे पर बरहमी।
वो अकेली नहीं थी, इसके साथ एक ग्रे आंखों वाला लड़का भी था। नूह मिर्जा भी अकेला नहीं था, इसके साथ एक स्याह आंखों वाला लड़का था, याकूत मिर्जा, फहीम मिर्जा का इकलौता बेटा। वो हर वक्त किसी से किसी मसले में फंस जाता था, किसी न किसी से लड़कर आ जाता था, और अगर किसी हफ्ते में ये दोनों काम ना करता तो इसका किसी न किसी से ब्रेकअप हो जाता। वो लाबाली सा था, इसके लिए जिंदगी का मकसद बस लड़ाई झगड़ा, लड़कियां और बाप का पैसा बेजा उड़ाना था। नूह हमा वक्त इसके साथ साया बनकर रहता। जब वो लड़कर आता तो नूह इसको बचाता, जब इसका ब्रेकअप होता तो नूह इसको चेयर अप करता, और अगर मुमकिन होता तो पैचअप भी करवा देता। लेकिन ऐसा बस एक दो बार ही हुआ था। एलिट क्लास की अल्ट्रा मॉडर्न लड़कियां याकूत की बचकाना, गुस्सेल और लाबाली तबीयत को ज्यादा देर झेल नहीं पाती थी। मुख्तसर ये कि नूह मिर्जा इसका कजन कम बॉडीगार्ड था। इस वक्त भी इसने अपनी आदत से मजबूर माल में खड़ी इस स्याह आंखों वाली लड़की से झगड़ा मोल लिया था। ये शर्ट पहले मैंने ली थी, तुमने इसको मेरे हाथ से लिया है, इससे बेहतर ये होगा इसको वापस कर दो। वो उंगली से शर्ट की तरफ इशारा करती हुई बोली थी। याकूत गहरा मुस्कुराया था। मैं तो तुम्हें ये शर्ट वापस नहीं कर रहा, अब बताओ क्या कर लोगी तुम? बल्कि चलो ले ही लो, जाहिर है तुमने ये शर्ट पहले ली थी तो इस पर तुम्हारा ज्यादा हक हुआ ना। वो अचानक पैंतरा बदलता हुआ शराफत से बोला था। नूह ने इसको गौर से देखा था। इसे पता था ये खुद अब फिर कुछ ना कुछ जरूर करेगा। वो इसको रोक नहीं सकता था, इसे इजाजत नहीं थी। वो बस मसला होने के बाद इसको फिक्स कर सकता था, इसके हिफाजती इकदामात की इजाजत नहीं थी। ग्रे आंखों वाले लड़के ने भी मुश्ताबा नजरों से इसको देखा था। याकूत ने शर्ट हाले के चेहरे के सामने की थी। हाले ने शर्ट को लेने के लिए हाथ ही बढ़ाया था जब याकूत ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हाले के हाथ से टच किया था। हाले ने करंट खाकर हाथ पीछे किया था, जबकि हारून ने थैली का मुक्का बनाकर सीधा याकूत की नाक पर दे मारा था। इसकी नाक से खून बहने लगा था। इसी वक्त हाले ने झुककर अपनी हील वाली सैंडल उतारी थी और याकूत के सर पर दे मारी थी। ये सब इतना अचानक हुआ कि नूह कुछ समझ ही नहीं पाया। हारून इसको दोबारा मारने के लिए आगे बढ़ा था जब इसके गार्ड ने इसको पीछे से पकड़ लिया था। वो इसको घसीटते हुए दूर ले जा रहे थे। याकूत मार्बल के फर्श पर पड़ा गालियां बकता जा रहा था। हाउ डेयर यू टच मी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लड़कियां मेरी गुर्बत को तरसती हैं और तुमने मुझ पर हाथ उठाया। वो मुझसे कुफल निकालते चला जा रहा था। हारून ने खुद को अपने गार्ड से छुड़वा लिया था। वो एक बार फिर इसके ऊपर झपटा था। नूह का दिमाग थोड़ी देर और इस फिल्म को चलने देना चाहता था, लेकिन फहीम मिर्जा की आवाज इसको हाल में ले आई थी। क्या तुम जानते हो इस लड़की को? वो नूह से पूछ रहे थे। जी, ये वही लड़की है जिसके बॉयफ्रेंड ने याकूत को मारा था, आपको याद है ना? वो इनके कान के पास झुककर बोला था। फहीम कैसे भूल सकते थे? इस वाक्य के बाद तो याकूत ने घर में एक कयामत बर्पा कर दी थी। यहाँ तक कि इसने नूह पर हाथ भी उठाया था कि इसने वहां इस लड़की या इसके बॉयफ्रेंड को कुछ कहा क्यों नहीं। खैर ये माजी था, हमारे हाल में हमारे पास इससे ज्यादा बड़े मसले हैं। मिसेस सुल्तान, हमें आपकी ये डील मंजूर है। इस लड़की से हमारे अपने भी कुछ हिसाब बाकी हैं। ये लड़की अपनी शादी की रात घर नहीं पहुंचेगी, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन अगर आपने वादा खिलाफी की तो आप मुझे जानती तो होंगी ही। सुल्तान अपने वादों से नहीं फिरते, तसल्ली रखें। फरवा उठ खड़ी हुई थी। फहीम और नूह भी उठे थे। तो मैं ये डील डन समझो? वो बुरी आंखों के इनके चेहरे पर मरकज किए पूछ रही थी। फहीम मिर्जा ने हाथ आगे बढ़ाया था। फरवा ने इनका हाथ बढ़ा हुआ हाथ थाम लिया था। डन। वो खुलकर मुस्कुराए थे। फरवा ने अपना बैग कहनी पर लटकाया था और इस होटल स्वीट से बाहर निकलती चली गई थी। जिस दरवाजे से वो बाहर निकली थी, इसी दरवाजे से याकूत मिर्जा अंदर दाखिल हुआ था। फरवा को देखकर एक आंख दबाई थी और होंठों की सीटी के अंदाज में गोल किया था। ओल्ड ब्यूटी। वो इनको देखते जेरे लब बोला था। फरवा इसको देखकर मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई थी। वो बाजू वागिए अंदर आया था। फहीम मिर्जा की आंखें इसको देखकर चमक उठी थी। डैडा 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 डैडा, वो इनको पुकारता आगे आया था। इसने स्याह सिल्क शर्ट के साथ स्याही जीन्स पहन रखी थी, बालों को जल से जमाए पीछे कर रखा था। आई मिस यू हैंडसम डैडा, मेरा बेटा। वो मोहब्बत से बोले थे। ये कूद ने इनके पास जाकर इनको गले से लगाया था और इनकी जमीन से जरा सा ऊपर उठाया था। नीचे उतारो मुझे गधे, वो खफकी से बोले थे। इनसे मिलकर वो नूह की जानिब आया था। वो कुछ खामोश सा था। यकूत ने इससे पंजा मिलाया था और फिर इसको भी गले लगाया था। कैसे हो भाई? वो हाश बेशार सा था। बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ, छुट्टियां एंजॉय की? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पर्सनल है। इसने आंख दबाई थी। पहले तो मुझे ये बताओ, ये तुम मोबाइल में ऐसा क्या देख रहे थे कि मुझे देखकर भी खुश नहीं हुए? इसने मोबाइल नूह के हाथ से उचक लिया था। नूह ने कोई मजम्मत नहीं की। इसके मोबाइल में इसी स्याह आंखों वाली लड़की के चेहरे का क्लोजअप था।
انہوں نے فروا کے موبائل سے یہ تصویر لی تھی. یہ لڑکی, یہ آئی ریمبر, یہ وہی ہے نا مال والی؟ تم نے کہا تھا یہ پاکستان میں نہیں رہتی, اس کی تصویر کیا کر رہی ہے یہاں تمہارے پاس؟ وہ بپھر گیا تھا. کام ڈاؤن یاقوت, اب یہ لڑکی بہت جلد ہمارے ہاتھ میں آنے والی ہے, تم اس سے اپنے بدلے لے سکتے ہو. فہیم نے اس کا ناگواری سے ٹوکا تھا. انکل یہ غلط ہے, وہ ایک لڑکی ہے, ہمیں یہ ڈیل نہیں کرنی چاہیے تھی. کچھ بھی ہو جائے, کسی لڑکی کی عزت خراب کرنا یہ کچھ ٹھیک نہیں لگتا مجھے. وہ بے چین سا لگتا تھا. نو, کیا تم مجھے سکھاؤ گے؟ ان کے لہجے میں تمسخرہ تھا. انہوں نے اپنے لب بھیچے تھے. اوکے گائز, آج کے ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی, پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا, اور لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا. فی امان اللہ.